जिसके अधरों पर कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, वह माँ ही होती है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम डायरी के पन्ने क्लास 12th टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक। सबसे पहले बात करते हैं लेखिका परिचय की। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहन किया। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक मानी जाती है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई और सन 1952 में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद छपा, द डायरी ऑफ यंग गर्ल टाइटल से। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्में, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है। एन फ्रैंक की फैमिली में एन फ्रैंक और इनकी एक बड़ी बहन मार्गोट, इनके मम्मी पापा 4 सदस्य थे जिन्होंने नाजियों के अत्याचार को सहन किया, नाजियों के अत्याचार का शिकार हुए। केवल इनके परिवार में इनके पिता बचे थे, बाकी एन फ्रैंक, इनकी बहन मार्गोट, इनकी मम्मी नाजियों के यातनाओं का शिकार हो गए थे। पाठ का सार। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है इस डायरी में। अपनी सारी चीज़ें एन फ्रैंक ने इस डायरी में लिखी हैं कि उन्होंने किस किस तकलीफ का सामना किया। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थीं। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें एन फ्रैंक की बहन, उनकी मां और स्वयं एन फ्रैंक भी नाजियों के अत्याचार का शिकार हुई। डायरी के पन्ने। साल 1930 में जब नाजी सत्ता में आए, यानी हिटलर शासक बना जर्मनी का, 4 साल की उम्र में उसे सपरिवार यानी एन फ्रैंक को अपने परिवार के साथ जर्मनी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे लोग नीदरलैंड के एम्स्टर्डम पहुंचे, लेकिन 1940 में वहां नाजियों का कब्जा शुरू होने के साथ ही वे फंस गए। वहां भी जब यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा, तब जुलाई 1942 में इस परिवार ने एन के पिता के दफ्तर की इमारत में स्थित गुप्त कमरों में शरण ली। यानी नाजियों से बचने के लिए एन फ्रैंक और उनके परिवार के सदस्य उनके पिता के दफ्तर में एक गुप्त कमरों में वहां पर जाकर के छिप करके रहे थे लगभग 2 साल, और बाद में वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। अन्य यहूदियों की तरह उन्हें भी यातना शिविरों में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के 7 महीने बाद एन की टाइफाइड की वजह से हवर्जन वेल्सन कंसंट्रेशन शिविर में मौत हो गई। 1 हफ्ते पहले ही एन की बहन ने भी दम तोड़ा था। यानी जब ये अपने पिता के दफ्तर में रह रहे थे और ये पकड़े जाते हैं, नाजी के सैनिक इनको पकड़ लेते हैं, तो इनको अलग अलग जगह ले जाया गया। एन फ्रैंक को अलग रखा गया, उनकी माँ को अलग, उनके पिता को अलग, यानी परिवार बिखर गया और उन नाजियों की यातनाओं का शिकार हो गया। केवल इनके पिता बचे थे। डायरी के पन्ने। परिवार में सिर्फ एन के पिता जीवित बचे, जो युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे। उन्हें वहां एन की एक डायरी सुरक्षित मिल गई, जिसे उसने छुप छुप कर बिताई गई जिंदगी के दौरान लिखा था। यानी जब वो नाजियों से बचने के लिए लोग छिप करके रहे थे, उस दौरान एन फ्रैंक ने अपनी सारी बातें, अपनी सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी मुश्किल उस डायरी में लिखे थे। काफ़ी प्रयासों के बाद पिता ने यह डायरी 1947 में प्रकाशित करवाई। इस डायरी का डच से अनुवाद हुआ और 1952 में इंग्लिश भाषा में द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित की गई। यह डायरी एन को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। उनके पिता ने यह डायरी उनके जन्मदिन पर दी थी, 13वें जन्मदिन पर। इसमें उसने 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच का अपने जीवन का घटनाक्रम बयां किया था। यानी जिन 2 साल में वो छिप करके रहे थे नाजियों से बचने के लिए, और उस अज्ञातवास के दौरान एन फ्रैंक ने ये डायरी लिखी थी, पत्र की भाषा में, पत्र की शैली में, अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके। इस डायरी का कम से कम 67 भाषा में, 67 भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई।
यह डायरी कई नाटकों और फिल्मों की बुनियाद बनी। एन फ्रैंक को उसकी लेखनी की गुणवत्ता और होलोकास्ट की सबसे मशहूर और चर्चित पीड़ितों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह उन 10 लाख यहूदी बच्चों में से थीं जिन्हें होलोकास्ट में अपने बचपन, परिवार और ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। यानी यह नाजियों ने यहूदियों पर जो अत्याचार किए थे उस घटना को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता। नाजियों ने यहूदियों की हत्या क्यों की? 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं माना गया। यानी नाजी लोग यहूदियों को इंसान ही नहीं मानते थे। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल, फाइनल सॉल्यूशन, यानी सीधे मौत के घाट उतार देना शुरू किया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूंसने लगे। यानी पहले तो हिटलर के सैनिकों ने यहूदियों को ढूंढ करके, पकड़ करके एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने, मार डालने के लिए विशेष कैंप बनाए गए। उन कैंपों में यहूदियों को रखा गया। जो काम लायक थे उनको से काम करवाया जाता था, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था। तो कुछ यहूदी भूख से तड़प कर मर गए, कुछ बीमारी से मर गए और कुछ लोगों को जो किसी काम लायक नहीं थे उनको सीधा जहरीली गैस छोड़कर, कमरों में जहरीली गैस छोड़कर मार डाला गया। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और वहां बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाल दिया जाता था। जिन्हें काम करने की काबिल नहीं समझा जाता उन्हें सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता, जबकि बाकी बचे यहूदियों में से ज़्यादातर भूख, बीमारी से दम तोड़ देते। युद्ध के बाद सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर देना चाहता था। हिटलर यानी नाजी और नाजीवादी लोग यानी हिटलर यहूदियों को इंसानियत के खिलाफ समझते थे। ये लोग यहूदियों को इंसान ही नहीं समझते थे, जो कि सबसे गलत बात है, अन्याय की बात है, बुरी बात है। ये कुछ चित्र हैं बच्चों उस घटना से रिलेटेड। पहला जो चित्र देख रहे हैं आप बिल्डिंग का, यह है एन फ्रैंक का परिवार जहां पर छुप करके रहा था, उस बिल्डिंग का है। दूसरा चित्र यातना गृहों का है जिसमें ना यहूदियों को रखा गया था भेड़ बकरियों की तरह। ये चित्र देख सकते हैं, भीड़ की भीड़। और तीसरा चित्र है पशु ढोने वाली गाड़ियों में यहूदियों को ठूस करके भेड़ बकरियों की तरह भर करके उन गाड़ियों से यातना गृह में ले जाते हुए का चित्र है। और चौथा चित्र है हिटलर जो अपने सैनिकों को कमांड दे रहा है यहूदियों को पकड़ने के लिए। अब बात करते हैं बच्चों महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु, डायरी के पन्ने टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीज़ें। यह एन फ्रैंक द्वारा पत्र शैली में, लेटर की शैली में, लेटर की तरह अपनी किट्टी एन फ्रैंक की गुड़िया थी, किट्टी को संबोधित कर लिखी गई डायरी है। नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का सजीव चित्रण किया गया है डायरी के पन्ने टॉपिक में। अज्ञातवास यानी छिपकर रहना का बहुत ही करुणाजनक वर्णन किया गया है। युद्ध के भीषण परिणाम एवं अमानवीय वातावरण का चित्रण किया गया है। चोरी, डकैती, लूट मार, भय एवं आतंक का हृदय विदारक, दिल तोड़ने वाला वातावरण इसमें देखने को मिलता है। यहूदियों को पशुओं को ढोने वाली गाड़ियों में पशुओं की तरह भरकर यातना गृह में भेजना दुखदायक है, करुणाजनक है। नाजियों द्वारा यहूदियों पर जहरीली गैस बरसाकर तड़पा कर मारना अमानवीय घटना है, इंसानियत के खिलाफ है। अज्ञातवास के दौरान बंद अंधेरे कमरे में चुपचाप कई दिन गुजारना एक बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। नाजियों द्वारा यहूदियों को इंसानियत के खिलाफ बताकर बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी को भयंकर यातना दे देकर मारना अमानवीय घटना है। महिलाओं को वीर सिपाहियों से अधिक सम्मान एवं इज्जत मिलनी चाहिए, ऐसा एन फ्रैंक का मानना है। इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। और ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है कि महिलाओं को वीर सिपाहियों से अधिक सम्मान मिलना चाहिए? ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा है, वो आगे लिखती हैं कि प्रसव पीड़ा बाकी सभी पीड़ाओं से दर्दनाक होती है। एक माँ, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जो दर्द वह माँ सहन करती है वह बाकी सभी दर्दों से, सभी पीड़ाओं से बहुत ही भयंकर होता है। इसलिए एन फ्रैंक का मानना है कि महिला को, एक माँ को समाज में सबसे अधिक इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि प्रसव पीड़ा, बच्चे को जन्म देने की जो पीड़ा जो माँ सहन करती है वह किसी भी दुख से, किसी भी दर्द से, किसी भी पीड़ा से
बड़ी होती है, सबसे बड़ी पीड़ा होती है जिसको माँ सहन करती है। इसलिए एन फ्रैंक का मानना है कि माँ को, औरत को समाज में सबसे सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। यातना गृह में भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर प्राण त्यागना बहुत ही दुखद घटना है। ये सारी बातें एन फ्रैंक ने डायरी के पन्ने टॉपिक में अपनी डायरी में लिखी हैं, जो अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके इनके द्वारा लिखी गई थी। युद्ध मानवता का विनाशक है, पीड़ा भय आतंक का पोषक है। अयम निज परोवेत गणना लघु चेतसाम, उदार चरता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। ये डायरी के पन्ने पाठ था बच्चों, जिसकी लेखिका एन फ्रैंक थी। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें भाईचारे, शांति, एकता के साथ रहना चाहिए और इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, सबसे बड़ी जाति इंसानियत है। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कभी किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, मानवता है। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।